मातृभूमि न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ताहिर समर खान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश और प्रदेश में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। हर तरफ राजनीतिक हथकंडेबाजी, पैंतरेबाजी पूरे चरम पर है। सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष हो, सभी अपनी अपनी गोटियों को अपनी अपनी जाजम पर बिछाने में लगे हुए हैं। देश और प्रदेश के सियासी हालात और आने वाली चुनावी सरगर्मियों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जो रिसर्च स्कॉलर भी हैं, सीनियर पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जनमानस राजस्थान के एडिटर इन चीफ भी हैं, मिस्टर अब्दुल रहीम खान आज हमारे साथ खास मेहमान हमसे बात करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, मुझे इस बात से बुलाया। बहुत शुक्रिया। तो रहीम भाई, मैं शुरुआत करूं, क्योंकि देश के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, चाहे वो राजनीतिक हों या अन्य विषय पर, आप पूरे देश में जाते हैं, घूमते हैं और पूरी तरह से बारीक एक नज़र रखते हैं आप। इस वक्त देश के जो हालात हैं राजनीतिक तौर पर, देश इस वक्त किस दिशा के अंदर, किस सियासी प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा है? आप इस बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, जिस तरह के हालात हैं अभी देखिए, देश में दो तरह के हालात हैं। एक तो विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। अभी हाल ही में गुजरात के चुनाव निपटे हैं और अब कुछ ही दिनों में कर्नाटक के चुनाव आने वाले हैं। उसके बाद राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, ये अलग अलग राज्यों के भी चुनाव होने जा रहे हैं अभी, जैसे 2023 का आखिर आएगा। तो एक मोड़ तो पार्टियों का, या चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्षी दल हो, उनका ये कोशिश है कि वो किस तरह से इन राज्यों की सत्ता पर काबिज हों। और दूसरा जो है कि 2024 का जो आम चुनाव जो होने वाला है, जिसको कहते हैं लोकसभा का जो चुनाव है, देश की सियासत जिससे तय होती है, वो भी बहुत ज़्यादा दूर है नहीं 2024 में। यानी कि ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद फाइनल मुकाबला 2024 में होगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव गुज़रे हैं, 2014 के बाद से, 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, और जिस तरह से एनडीए को बढ़त मिली है, भाजपा को बढ़त मिली है, उसको देखते हुए अगर सभी विपक्षी दल एक प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं आए, यानी जो पिछली गलतियाँ हैं, उन गलतियों को भुलाते हुए अगर सभी ने एकजुट होकर कोई चुनावी रणनीति बनाते हुए अगर एक प्लेटफ़ॉर्म पर आकर 2024 का चुनाव नहीं लड़ा, तो आने वाला चुनाव भी फिर से विपक्षी दलों के लिए मुश्किल होने वाला है, ऐसा लग रहे हैं। क्योंकि अगर सब अलग-अलग मिलकर लड़ेंगे, तो भाजपा को या एनडीए को फिर से बढ़त मिलने वाली है, ऐसा लग रहा है। यही हालात अभी तक तो नज़र आ रहे हैं। फिर भी देखिए, जनता है, क्या कुछ कर सकती है। सही। जी। तो अभी जिस तरह से आपने कुछ विधानसभा चुनाव की बात करी और अब आप कह रहे हैं कि विपक्ष को अलायंस मजबूत बनाना चाहिए, लेकिन अगर स्टेट की राजनीति बात करें हम, तो ये सारी विपक्षी पार्टियां जो इस वक्त एक जाजम पर आने की कोशिशें कर रही हैं, विधानसभा चुनाव में तो ये एक दूसरे के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ते हैं। आपने हिमाचल में देखा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने थी। पंजाब में देखा, आमने सामने थी। दिल्ली के अंदर देखिए आप, हालांकि वहाँ बोर्ड आम आदमी पार्टी का बन गया, लेकिन कांग्रेस की ओर काफ़ी खींचतान रही। और जितने भी विपक्षी पार्टियों के मुखिया हैं, उनकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन स्टेट के अंदर वो सब एक दूसरे के खिलाफ होने के बावजूद अभी कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों के मुखिया होंगे, या इन विपक्षी पार्टियों के अंदर से सर्वसम्मति से कोई एक व्यक्ति ऐसा आना चाहिए जो 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी हो और जिसे सभी एक्सेप्ट कर लें? जी, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। जी। जैसा कि आपने कहा, क्या राहुल गांधी होंगे या कोई और होगा, बिल्कुल दोनों विकल्प खुले हुए हैं। अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि कौन होगा जो कि विपक्ष को लीड करेगा। क्योंकि राहुल गांधी का जिस तरह से आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है, 2 साल की उनको सजा भी हुई है। तो अगर वो, उन्हें राहत नहीं मिलती है ऊपरी अदालत से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, तो हो सकता है वो अगले लोकसभा चुनाव में वो चुनाव भी ना लड़ पाएँ। तो एक तो ये है। और जब विपक्ष की हम बात करें, जब एकजुटता की बात हम करते हैं, तब बहुत सारे फैक्टर उसमें काम करते हैं, तो उसमें चेहरा मायने नहीं रखता। वो सब मिल बैठ कर तय करते हैं, और जैसे विपक्ष में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो बन सकते हैं। और दूसरा, हमने कहा कि विधानसभा चुनाव में ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, भले ही वो आम आदमी पार्टी हो या कोई और दूसरी पार्टी हो, यूपी में सपा बसपा हो। देखिए, यहाँ बात राज्यों की नहीं हो रही है, यहाँ बात पूरे देश की हो रही है। क्योंकि और जिस तरह से सत्ता पक्ष के टारगेट पर विपक्षी नेता हैं, वो फिर भले ही किसी भी दल के हो। जैसा कि आपने देखा, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी सीबीआई, ईडी की रेड हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, उनके उप मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। बिल्कुल।
वैसे ही भले ही कांग्रेस के जो मुखिया हैं उनके ऊपर भी छापे पड़ रहे हैं, उनको भी ईडी की उसके लिए बुलाया जा रहा है। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, सब कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के निशाने पर है। तो जब इस तरह का कोई अलायंस बनता है तो अपनी छोटी-छोटी परेशानियों को या छोटे-छोटे मनमुटाव को दूर करके एक जाजम पर आना पड़ता है। तो ये एक बड़ी पिक्चर है, बड़ा सिनेरियो है और ये चीज़ सबको समझ में आ रही है विपक्षी दलों को कि अगर एकजुट होकर नहीं लड़े तो फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा और फिर अगले 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कुछ बड़ा अचीव करना है या जो सत्ता पक्ष अभी मौजूद है अगर उसको डिफीट करना है तो फिर इन्हें एक साथ आना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है और ये सब मिलकर तय करेंगे। हो सकता है चुनाव से पहले भी ये बात तय की जाए कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, या हो सकता है चुनावी नतीजे आने के बाद ये तय हो कि कौन अलायंस का चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा। अगर आपको याद हो तो जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनने जा रही थी, तब भी लोगों को पता नहीं था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अचानक से सबके सामने मनमोहन सिंह का नाम आता है और वो 10 साल तक कुशलतापूर्वक सरकार चलाते हैं, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। तो ये आने वाले वक्त में ही तय होगा और ये तो सब विपक्षी दल मिलकर तय करेंगे। जी। बिल्कुल, फिलहाल लीडिंग पार्टी जो है कांग्रेस है। हालांकि पिछले एक दशक में बहुत नुकसान उठाया है, बड़े बड़े दिग्गज पार्टी छोड़कर चले गए और जितने भी लोकल क्षत्रप हैं, अगर आप महाराष्ट्र में बात करें शरद पवार की, बंगाल में बात करें ममता बनर्जी की, और इसके अलावा जितने भी दूसरे जो कांग्रेस के टूट के बने हुए दल हैं उनकी अगर हम बात करें, हालांकि इनकी विचारधाराएं कहीं ना कहीं टकराती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। मान लीजिए राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते, कोर्ट से राहत नहीं मिलती, तो एक तुरुप का इक्का अभी प्रियंका गांधी उनके पास मौजूद है। आपको लगता है वायनाड से उपचुनाव में वो कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी और केंद्रीय राजनीति के अंदर उनका भी एक बड़ा कद हो सकता है, कोई रोल हो सकता है उनका? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ चुकी हैं क्योंकि पूरा चुनाव वो यूपी का जो चुनाव लड़ा गया वो उन्हीं के महासचिव रहते हुए उन्हीं के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रियंका गांधी अगला स्टेप ले सकती हैं, वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं, किसी और सीट से भी वो चुनाव लड़ सकती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले टाइम में वो एक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं या तो फिर उनके पास और बहुत सारे काम होंगे, वो और ज़्यादा फ्रीली वो पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। अभी आपने देखा हाल ही के दिनों में जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया, पार्टी को जगाने का उन्होंने काम किया, लोग उनसे जुड़े भी, मिले भी और एक अच्छा माहौल भी कांग्रेस के फेवर में बना। लेकिन अब अगर चुनाव नहीं भी लड़ पाते हैं तो उसका फ़ायदा तो पार्टी को मिलेगा, वो ज़्यादा सभाएँ करेंगे। इस चीज़ को भी वो भुनाएँगे कि सत्ता ने किस तरह से विपक्ष को दबाने का काम किया है। और अगर प्रियंका गांधी आगे आती हैं या पार्टी ऐसा तय करती है, तो कांग्रेस के पास नो डाउट ऑप्शन तो है, उनके अलावा भी कई सारे ऑप्शन हैं, तो उसका फ़ायदा मिलेगा और आ सकती है, इसमें संभावना से कोई इनकार नहीं है। इस तरह की संभावनाएँ बिल्कुल बनती हुई दिख रही हैं। प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति करेंगी और लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिलेगा। चलिए, ये तो विपक्षी अलायंस की बात हो गई। अभी आपने शुरुआत में एनडीए की जैसे चर्चा छेड़ी थी, एनडीए के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है आपको जैसे शिवसेना का बरसों पुराना उनका साथ था वो छूट गया, शिरोमणि अकाली दल पंजाब में जो था वो छूट गया, तो कई ऐसे क्षत्रप जो एनडीए को भी छोड़कर गए, तो उनको भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या? नए अलायंस के अंदर कुछ नई ऐसी पार्टियां जो उन्हें ताकत दें आ सकती हैं, और नेतृत्व क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही रहेगा या फिर कोई और? क्योंकि नरेंद्र मोदी अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। क्या पता 2024 के अंदर वो कुछ एक ऐसा फैसला दे दें जिससे एक बार फिर बूम आ जाए और विपक्ष की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएं। नहीं देखिए, अभी तक के हालात को देखते हो तो यही लग रहा है कि आने वाला जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एनडीए या भाजपा लड़ने जा रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक की सिचुएशन तो यही है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे। दूसरी बात आपने कही कि कई सारे लोग एनडीए को छोड़कर जा चुके हैं। तो देखिए, कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं उनके अपने कुछ फैसले होते हैं, कई सारे मुद्दों पर अलायंस होता है और जब वो बातें पूरी नहीं होती तो छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि किसानों का जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा के किसान ही उसको लीड कर रहे थे। पंजाब की ही पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, तो कहीं ना कहीं वो भी इस फैसले से सहमत नहीं थी जो किसान बिल सरकार लेकर आई थी, तो उस मुद्दे पर उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। वैसे शिवसेना की हम बात करें तो शिवसेना हमेशा से ही भाजपा को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करती आई। इस बार शिवसेना ने चाहा कि उनका मुख्यमंत्री बने, तो उस पर कहीं न कहीं बात नहीं बन पाई, तो उनको वो पार्टी अलग होकर उन्होंने अलग अलग से सरकार बनाई। लेकिन आपने देखा कि भाजपा ने क्या किया? उन्होंने शिवसेना को ही तोड़ दिया, फिर से मुख्यमंत्री बना दिया
उद्धव ठाकरे को जाना पड़ा, उनकी जगह उन्हीं के पार्टी के दूसरे आए, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। वो सब हम सबके सामने है। वैसे ही नीतीश कुमार हैं। बिहार में आपने देखा कि अलायंस था, बीजेपी के साथ था, एनडीए के साथ उनकी अच्छा अलायंस था और सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर बात नहीं बनी। तो आज हमने देखा कि उन्होंने उनको छोड़कर कही हो। तो ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, कई सारे लोग विपक्ष वाले भी हो सकता है बीजेपी के खेमे में जाएं, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी के खेमे से यूपीए के पक्ष में चले जाए। तो ये और चुनाव जो होगा वो दो पक्षों का ही होगा, या तो एनडीए या यूपीए। तो ये आने जाने की जो आपने बात की, अभी अगले कुछ ही दिनों में कर्नाटक में इलेक्शन है और वोटिंग होनी है। कई दशक के जो सीएम थे भाजपा के, अभी हाल ही में शेट्टार साहब जो हैं वो कांग्रेस में आ गए। तो ये राजनीति के अंदर कुछ पता नहीं कब कौन किधर चला जाए, कौन किधर आ जाए। तो एक थोड़ा सा हम आपका व्यू कर्नाटक चुनाव पे भी लेना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले जो 2023 का नवंबर दिसंबर का महीना होगा, उसमें 3 बड़े राज्यों में चुनाव होने, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो इस चुनाव के नतीजों का कहीं न कहीं इन राज्यों पर भी असर पड़ेगा। क्या लगता है आपको कर्नाटक के चुनाव के बारे में? देखिए, कर्नाटक का जो चुनाव है, जिसमें आपने अभी बात की कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर वो पार्टी छोड़कर चले गए, तो कि कहीं ना कहीं पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। कहीं ना कहीं उनको वो भाव नहीं दे रही थी भाजपा, तो इसलिए उन्हें जाना पड़ा। कई सारे इस तरह के जब भी चुनाव आता है हमें इस तरह के डिसीजन देखने को मिलता है। कई बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और उसका खामियाजा पार्टी को जरूर भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि वो अपने साथ एक पूरा उनका एक समर्थकों का एक दल होता है, जो भी कोई बड़ा नेता होता है, वोटर्स होते हैं, वो सब भी उनके साथ जाते हैं। तो उसका नुकसान खामियाजा उठाना पड़ेगा। और अभी तक की जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें भाजपा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को लीड मिल रही है और एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर भाजपा की सरकार थी। और भाजपा ने जिस तरह से पहले वहाँ पर जो चुनाव हुए थे, इससे पहले 5 साल पहले के जो चुनाव थे, तो वहाँ पर सरकार कांग्रेस और जेडीएस की बनी थी। लेकिन किसी तरह से भाजपा ने उस सरकार को गिरा करके और अपनी सरकार बनाई, और उसके बाद वो सरकार चली, अपना कार्यकाल उसने पूरा भी किया, लेकिन लोगों में नाराजगी है और एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर है, तो लोग बदलाव चाह रहे हैं। फिर भी अब जनता है, जनार्दन है, देखते हैं चुनाव में क्या कुछ होगा। अभी तक के तो संकेत यही हैं कि वहाँ पर भाजपा हार रही है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी केंद्रीय राजनीति की, देश की राजनीति की, कर्नाटक की। लेकिन अगले कुछ महीनों में राजस्थान में भी चुनाव आने हैं और यहाँ भी दोनों पार्टियों में ज़बरदस्त तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। जहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रार खिंची हुई है। अगर विपक्ष की बात करें तो एक बड़ा परिवर्तन किया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष बदल दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया जो एक बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर भी उनका एक बड़ा कद माना जाता है, उनको भी कहीं न कहीं साइड लाइन किया हुआ है। यहाँ की जो राजनीतिक समीकरण होंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में, क्या मामला रहेगा? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मामला। देखिए, अभी तक जैसा आपने अपने सवाल में ही कह दिया कि मामला समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं अपने ही नेताओं से जूझ रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी भाजपा से चुनावी लड़ाई के मूड में है ही नहीं, वो चल ही नहीं रहा। आप बयान देखेंगे तो अशोक गहलोत के बयान सचिन पायलट के खिलाफ जा रहे हैं, सचिन पायलट के बयान अशोक गहलोत के खिलाफ आ रहे हैं। सचिन पायलट खुद अपनी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अभी कल ही उन्होंने बाड़मेर में सभा की, उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी। उसके बाद तुरंत अशोक गहलोत का बयान आया कि जिन लोगों ने भाजपा से मेरी सरकार गिराने के लिए पैसे लिए थे, वो पैसे उनसे खर्च हो गए हैं, और अगर वो पैसा नहीं चुका पा रहे तो मुझे बता दे, मैं पार्टी से दिलवा दूं। तो उनका इशारा वही, उन्होंने बिल्कुल कहा कि मानेसर जो लोग गए थे, तो वो कौन लोग थे, हमें पता है। तो यानी उनकी आपस में खींचतान चल रही है। वैसे कि वैसे ही यहाँ तो फिर भी दो ही चेहरे नजर आ रहे हैं, दो ही गुट नजर आ रहे हैं, गहलोत गुट, पायलट गुट। लेकिन भाजपा में काफी ज्यादा लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भले ही प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है, लेकिन उसका इतना असर हुआ नहीं है। वसुंधरा को पता नहीं क्यों नकार रहे हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है, अब तक उनको कमान नहीं सौंपी जा रही है और उनका एक बड़ा प्रभाव है। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वसुंधरा भी उस एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रही हैं, या तो उन्हें ऊपर से शीर्ष नेतृत्व से अब तक इशारा नहीं मिला है। वैसे ही सतीश पूनिया है, अचानक से उनको हटा दिया तो जाट समाज के लोग नाराज हैं उनसे, जो अच्छा काम कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, अचानक से उन्हें कैसे हटा दिया।
वहीं राजेंद्र राठौड़ हैं, वो भी काफ़ी सीनियर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, भले ही खुलकर सामने नहीं आ रहे। तो इस तरह से बीजेपी में भी आपस में बहुत कुछ चल रहा है। जब तक ये डिसाइड नहीं होगा कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ना तो बीजेपी की पिक्चर क्लियर है, ना ही कांग्रेस की पिक्चर क्लियर है कि अगले चुनाव में किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। सचिन पायलट की पोजीशन क्या होगी? ये एक बड़ा सवाल। सचिन पायलट के भी अपने समर्थक हैं, लोग उनको भी पसंद करते हैं। और अशोक गहलोत अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो काम उन्होंने जो फैसले किए हैं, महंगाई राहत शिविर जिस तरह से वो चला रहे हैं कि जो भी चाहे वो पेंशन वाली योजना हो, ओल्ड पेंशन स्कीम जो उन्होंने लागू की है, या उन्होंने फ्री बिजली जो उन्होंने दी है, चिरंजीवी योजना है, तो वो भी आश्वस्त लग रहे हैं कि मेरी इन योजनाओं पर फिर से सरकार आ जाएगी। और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो एक फैक्टर होता है, यानी जो मौजूदा सरकार होती है उससे जो नाराजगी होती है लोगों की, वो अब तक नज़र नहीं आ रही है सरकार से। तो इसका भी फायदा मिलेगा। लेकिन अगर दोनों मिलकर ही चुनाव में जाएंगे तो लग रहा है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी, वरना आपस में ही लड़ेंगे। अच्छा, भाजपा में तो अगर हम देखें 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उस वक्त का जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व था, उनको परामर्श कमेटी के अंदर डाल दिया गया। 2019 के अंदर फिर और छांट दिया गया, जैसे उमा भारती को चुनाव नहीं लड़ाया, और भी कई जो सीनियर लीडर थे उनको। तो भाजपा का तो सीधा सीधा विज़न साफ है। जगदीश शेट्टार को देख लीजिए, आप टिकट नहीं दिया, येदुरप्पा को समझा दिया, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर उन्होंने देख लिया कि भाई ठीक है, आपको 2 मौके दे दिए, आप सांसद रह गई, विदेश राज्य मंत्री रह गई, आपके पुत्र अभी सांसद हैं, एक नया ब्लड आगे आने दीजिए। तो वो खैर उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन कांग्रेस के अंदर इतना कुछ है नहीं, 2 ही चेहरे हैं, अशोक गहलोत सर्वमान्य है, गांधी परिवार भी उनको पसंद करता है, और अभी जब बगावत हुई थी तो 100 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त था। सारी जो गोटी है वो अशोक गहलोत के बाद, क्योंकि जिस तरह से उनका एक वर्चस्व भी है, पायलट कुछ अलग थलग से पड़ गए। हालांकि राहुल गांधी के भी करीबी हैं, प्रियंका गांधी भी उनकी बात को सुनती हैं। तो अगर पायलट को एक्टिव मोड में रखा भी गया, उनके समर्थकों को टिकट भी दिए गए, और मान लीजिए वापसी कर भी ली, तब पायलट क्या करेंगे अगर सीएम प्रोजेक्ट नहीं हुए तो? देखिए, वो है ना कि वो हर गलती कुछ पता है ना, वो हर जी, गलती की एक सजा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पायलट ने जल्दबाजी की। जी, पायलट प्रदेशाध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, उनके पास दो बड़े पद थे, और मुख्यमंत्री के बाद अशोक गहलोत के बाद वही थे, या यूं कहें कि समकक्ष थे। समकक्ष थे, बिल्कुल। लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें क्या सलाह दी या क्या कुछ रहा, और जो कुछ मानेसर कांड जो हुआ, और उनके साथ जो विधायक गए और वहां जाकर वो बैठ गए, और सरकार को गिराने की जिस तरह से कोशिशें हुई, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के नेगेटिव गया। वो भले ही भाजपा में नहीं गए या उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, आज भी वो पार्टी में, लेकिन एक उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा। यानी उनकी जो छवि शीर्ष नेतृत्व के सामने थी, और अशोक गहलोत ने, या अशोक गहलोत गुट जो था, उसने उनको प्रोजेक्ट किया इस तरह से कि ये सरकार, अपनी ही सरकार गिराने की कोशिशें कर रहे हैं। और अशोक गहलोत ने कई बयान दिए, नकारा, निकम्मा, इस तरह के उन्होंने बिल्कुल, कहा, काफ़ी हद तक। गद्दार, इस तरह के शब्दावली उन्होंने यूज की, और उसके पास उनके पास रीज़न भी था उसका, इस तरह की बातें बिल्कुल, कहने का। तो इस घटना से पायलट काफ़ी पीछे चले गए। बिल्कुल, इस दौड़ में वो आगे थे, अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो उनको प्रोजेक्ट होना ही था। बिल्कुल। कहीं न कहीं वही उसमें थे। लेकिन फिर भी पायलट ने उम्मीद नहीं छोड़ी, ना उनके समर्थकों ने छोड़ी, और कहीं न कहीं वो अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो अलग से सभाएँ कर रहे हों या अपना शक्ति प्रदर्शन उन्हें करना हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। और अब तक पायलट की तरफ से जो संकेत हैं, उनके गुट की तरफ से संकेत, वो यही है कि वो पार्टी में रहकर ही कुछ करेंगे। लेकिन राजनीति बड़ी अनिश्चितताओं वाली है। जैसे ये चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कोई एक नया तीसरा मोर्चा भी बनकर निकल आए। हो सकता है पायलट अपनी नई पार्टी की भी घोषणा कर दें। अगर उन्हें लग रहा है कि फिर से अगले 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा और चुनाव गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ाया जाएगा, या उन्हीं को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो इस तरह का डिसीजन भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, या तो पार्टी में रहें या पार्टी छोड़ दें। बस यही 2 रास्ते बचे हैं। जैसे राजस्थान के भी एक बड़े नेता हैं हनुमान बेनीवाल, और उनका भी एक अच्छा वर्चस्व है, नागौर से सांसद हैं। उन्होंने तो खुली दावत दी है पायलट को कि मेरे साथ आएँ, अलायंस बनाएँ, और हम इन वसुंधरा और अशोक गहलोत दोनों को उखाड़ के पटक देंगे। इन्होंने राजस्थान का नाश करके पटक दिया है। तो ये भी ऑप्शन है खुला हुआ है उनके पास।
हाँ, बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल कई बार, कई मंचों पर कह चुके हैं, जब इस तरह की बात चल रही थी, मानेसर वाली जो बात थी, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारा समर्थन, उनके पास 3 विधायक हैं, उन्होंने कहा हमारा समर्थन अगर या जब मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कई दिन तक कशमकश चलती रही, पेशोपेश में पार्टी रही, तब भी उन्होंने कहा था कि हम पार्टी पायलट को मुख्यमंत्री प्रोजेक्टर है, हम उन्हें समर्थन देंगे। कई बार वो ये बात कह चुके हैं और इस बार भी उन्होंने कहा है, न केवल उन्होंने सचिन पायलट को कहा है, उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी कहा है कि डॉक्टर साहब भी आ जाएँ और आप भी आ जाएँ और हम इन सबको पटकने लगा देंगे, 130 140 तक बोला है, कितनी सीटें हम ले आएँगे। वो उन्होंने कहा है, हर कोई ऑफ़र देता रहता है, ऐसा नहीं है जो तीसरा मोर्चा है, अदर पार्टीज़ हैं, वो सब ऑफ़र देती हैं इस तरह के जब भी किसी पार्टी में कुछ ऐसा चलता है, कोई बड़ा नेता, हर कोई चाहता है पायलट एक बड़ा चेहरा है राजस्थान में, और नो डाउट अगर वो हनुमान बेनीवाल के साथ जाते हैं, तो उनकी पार्टी को उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि असल में दोनों बड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। पायलट जो है गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं राजस्थान में, कई विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। उसी तरह से हनुमान बेनीवाल जाट कम्युनिटी से आते हैं और अगर ये दोनों जातियों का गठबंधन हो जाए यानी हनुमान बेनीवाल और पायलट का मिलना अपने आप में 2 जातियों का भी गठबंधन हो जाता है, तो राजस्थान की राजनीति बदल जाएगी। काफ़ी कुछ बदलाव लेकिन ये ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसी संभावनाएँ बहुत कम है। चलिए, देश और प्रदेश की राजनीति के ऊपर विस्तार से चर्चा भी की हमने।